तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक। आज अपने चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं लॉ के अंदर, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो पहले अपने समझ लेते हैं कि ये चैप्टर लाने का पर्पस क्या था, अपने ने ये चैप्टर क्यों इनकॉर्पोरेट करा है अपने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो फर्स्टली अपने ने ये चैप्टर इसलिए इनकॉर्पोरेट किया, मतलब अपने नहीं, मतलब जिन्होंने भी करा है, रीजन क्या हो सकता है। पहला तो भाई कि हम जो है, जो भी फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर है, उनकी ऑपरेशंस को रेगुलेट करना, यानी रेगुलेशन या रेगुलेट ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस हैं हमारे फॉरेन कंपनीज का, ठीक है। ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम क्यों लेकर के आए फॉरेन कंपनी को। सेकेंडली, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो भाई जो भी फॉरेन कंपनीज हैं, हम ये एंश्योर करें कि क्या वो इंडियन लॉ के हिसाब से कंप्लायंस कर रहे हैं या फिर नहीं। एंश्योर कंप्लायंस विद द इंडियन लॉ, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया है कि मेनली ये चैप्टर का ये इनकॉर्पोरेशन करने का मेन पर्पस क्या रहा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई क्या उन्होंने फॉरेन कंपनी का जो भी ऑपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर जो भी इंडियन लॉ है, क्या उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, कि वो अपने मजे में ही तो कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, वो वाली सारी चीजें। फिर और क्या क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि समझ लो कि अपने इंडिया के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो ये फॉरेन कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं। तो उनके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई वो कोई ऐसे फ्रॉड ना निकल जाए या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करते हो, जिसकी वजह से हमारे इंडियन शेयर होल्डर्स या फिर हमारे जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसे तकलीफ हो या फिर उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सके। इस वजह से हम जो है ये वाली चीज भी लिख सकते हैं कि एक और लिख सकते हैं कि हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर्स इन इंडिया, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, तो भैया और ये एक चीज जो और हो सकती है कि जैसे अभी तक आप देख रहे हो, आपने देखा होगा कि भाई ऑनलाइन जो है बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं जिनका पर्टिकुलरली एक जगह कोई भी क्लियरली कवर्ड नहीं है कि हाँ इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा कौन नहीं लगेगा। अगर ये ऑनलाइन है तो क्या ये इंडियन कंपनी में आती भी है या नहीं है, क्या ये फॉरेन कंपनी में आती है या नहीं है, या फिर क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पे ऐसे कोई भी वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी सेलिंग चलती है और लोग वहां से मंगा लेते हैं भाई, लेकिन वो पता भी नहीं चल रहा ना कि वो इंडिया के अंदर है भी कि नहीं वो कंपनी, या फिर वो फॉरेन की कोई कंपनी है, वो जिन्होंने जस्ट वेबसाइट बना रखा है और वो सारी चीजें वो वहां से डीलिंग कर रहे हैं, वहां से सारी शिपिंग कर रहे हैं। तो वो वाली चीजें भी समझ नहीं आती कि भाई वो इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कौन सी कंपनी है, वो वाली चीज भी तो बताओ। तो फिर जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से या फिर वर्चुअल ऑफिस से जो भी कर रहे हैं, तो वो पहले कहीं कवर्ड नहीं थे, तो ये चीज ला करके भी उन्होंने उसको कहीं ना कहीं इसके अंदर कवर्ड कर दी है। तो वो वाली चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो भी ऑनलाइन बिजनेसेस के रिलेटेड हैं वो वाली सारी चीजें भी यहाँ पे कवर्ड हो सकती है। तो मेन पर्पस यही रहा है कि भाई हम जो है उनके ऑपरेशंस को क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कैसे रेगुलेट हो रहा है, वो वाली सारी चीजें, फिर वो कंप्लायंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारे जो इंडियन के शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी लिखो, जो भी इंडियन के शेयर होल्डर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए भी इसे कर सकते हैं। और जो भी ये वाली सारी चीजें थी उनको कवर करने के लिए भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था कि मेनली भाई हमारे चैप्टर नंबर 11 को इनकॉर्पोरेट करने का मोटिव क्या था, यानी क्यों लाया गया था, वो वाली सारी चीजें क्या थी, ठीक है। अपने चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं कि भाई अब बोला क्या गया है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेगी और क्या क्या चीजें हम देखेंगे, वो वाली सारी चीजें यहाँ पे बताया गया। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा कि भाई फॉरेन कंपनी कौन है और उसका एप्लीकेशन कौन कौन सा है, मतलब कौन सा एक्ट का एप्लीकेशन हो रहा है, वो वाली सारी चीजें। फिर हमारे प्रोविजंस होंगे कि हम फॉरेन कंपनी के अकाउंट कैसे बनाएंगे, उनकी सर्विसेज क्या होगा, वो वाली सारी चीजें। फिर कॉम्प्रीहेंड या द प्रोविजंस ऑफ डिबेंचर्स हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सारी चीजों के रिलेटेड अपने आगे देखेंगे। फिर हमारे एनालिसिस डेटिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस वाली चीज अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही पढ़ी थी। वो वाली चीजों के रिलेटेड यहाँ पे फॉरेन कंपनी का क्या रोल होगा, वो तो अपने इंडियन कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा था, बट वो फॉरेन कंपनी के पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाएगा, उसको किस तरीके से कंप्लाई करना होगा, वो वाली सारी चीजें वो अपने को यहाँ पे बताया जाएगा। फिर अपने इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में पढ़ेंगे, और अगर कोई मर्जर हो या फिर अमलगमेशन हो रहा है हमारे फॉरेन कंपनी के साथ, तो उसकी चीज के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें देखनी होगी, वो वाली चीजें भी अपने को यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। चलो अपने शुरू करते हैं।
तो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या बोला कि तो फॉरेन कंपनी होता क्या है। तो सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 क्या बोलता है कि फॉरेन कंपनी मींस ऐसी कोई कंपनी, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो। यानी सीधी सी बात है कि भाई अगर तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन जो है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है, या तुम भले कंपनी हो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो तुम फॉरेन कंपनी हो, लेकिन उसके अंदर भी लेकिन which has a place of business in India। भाई ये कौन सी बात हुई, ऐसे तो फिर बहुत सारी कंपनीज बाहर ही इनकॉर्पोरेट हुई है तो हम उसको फॉरेन कंपनी मान देंगे? नहीं, उसके लिए भी एक और क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस, कि तुम भले ही बाहर तुम्हारा जन्म हुआ है लेकिन तुम्हारा बिजनेस करने का प्लेस जो है वो इंडिया के अंदर है। कैसे? या तो तुम खुद से ही काम कर रहे हो कि हाँ भाई चलो मैंने अपनी जगह यहाँ पे बना दी, मैंने अपना ऑफिस टाइप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सारा काम कर रहा हूँ। या फिर मैंने कोई एजेंट रख लिया कि भाई ठीक है मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे अपना ऑफिस नहीं खोल करके मैं कोई यहाँ पे एजेंट रख लेता हूँ, वो मेरे बिहाफ पे यहाँ पे काम करेगा। या तो वो फिजिकली होगा या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा। फिजिकली यानी मैंने पर्टिकुलरली कोई फिजिकल एजेंट को अपॉइंट कर दिया होगा, इलेक्ट्रॉनिकली यानी आप समझ सकते हो कि जो भी आज के ऑनलाइन मीडियम से उस वे में। तो ये वाली पहले क्राइटेरिया एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैटर। यानी तुम बिजनेस भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा करके छोड़ दिया। यानी अगर तुम्हें फॉरेन कंपनी के डेफिनेशंस के अंदर आना है तो तुम क्या समझ सकते हो? भाई देखो ये ड्राइंग बना रहा हूँ, इतनी भी खास ड्राइंग नहीं, जैसे समझ लो ये अपना इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये अपना इंडिया, तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन इसके बाहर हुआ है, तुम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुए हो, ठीक है, तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे हुआ है, बट तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस वो इधर है, प्लेस ऑफ बिजनेस वो तुमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। कैसे कर सकते हो भाई? या तो तुम जो है खुद से कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने ही लगा दिया सारी चीजें, या तो मैंने एजेंट रखा है। एजेंट भी कैसे कि ये भी कैसी चीजें हो रही है कि भाई या तो मैं फिजिकली सारी काम कर रहा हूं या फिर क्या मैंने जो है या तो फिजिकली कर रखा है या फिर मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, यानी मैंने ऑनलाइन कोई तरीके से काम करवा रखा है, ऑनलाइन तरीके से ये वाले काम करवा रहे हैं। तो तुम किसके कैटेगरी के अंदर आ जाओगे भाई? तुम आ जाओगे फॉरेन कंपनी के कैटेगरी में, और तुम अपना जो भी बिजनेस है वो अपने इंडिया के अंदर कर रहे हो, यहाँ पे सारी चीजें कर रहे हो। तो ये वाली बिजनेस, ये अपनी फॉरेन कंपनी की नॉर्मल सी डेफिनेशंस है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या बोला है कि भाई एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, हैविंग फॉरेन सब्सिडरी, यानी भाई एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड इंडियन कंपनी है जिसकी फॉरेन सब्सिडरी है यूवीडब्ल्यू लिमिटेड, रेंडरिंग सैटेलाइट सर्विसेज। अब ये सब्सिडरी कंपनी क्या करती है कि सैटेलाइट की सर्विसेज देती है किसको? टू द ग्रुप विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशंस ऑफ द फॉरेन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे सिंपल सा ये क्या बोला है कि भाई एक एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है जिसकी सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी, भाई वो सैटेलाइट की सर्विसेज जो है यहाँ पे देता है। तो भाई अगर यहाँ पे देता है तो मतलब वो कहीं ना कहीं इस वाले रूल के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने देखा था कि वो इंडियन कंपनी में यानी इंडिया में अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए, तो वहाँ पे वो सर्विसेज दे रहा है। अब सर्विसेज दे रहा है मतलब तुम भाई इज्जत से तुम किसके अंदर आ जाओगे? फॉरेन कंपनी के अंदर आ जाओगे, नहीं आ जाओगे? वो वाली सारी चीजें बता रखा है। फिर airline company who operates through their business agent in India will be covered under the definitions of the foreign company under the Companies Act 2013। ठीक है, एकदम सिंपल चीजें, यहाँ पे कुछ ऐसे कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि अपने को देखने का नीड आए। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड, भैया इलेक्ट्रॉनिक मोड बता दे, लेकिन उसमें अंदर और क्या क्या चीजें कवर्ड हो जाएगी? यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर पूरा एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशंस ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014, इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस carrying out electronic based whether main server is installed in India or not। यानी तुम इलेक्ट्रॉनिकली अपना काम कैरी आउट कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा इंडिया के अंदर मेन सर्वर है या नहीं है भी तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, बट नॉट लिमिटेड टू, यानी ये सारी चीजें तो आएगी ही आएगी, बट इसमें लिमिटेड नहीं आएगी, यानी ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी इंक्लूड हो सकता है एज ए मैटर, जैसा भी मैटर होगा उस हिसाब से। बट ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यानी कंपनीज एक्ट क्या समझाना चाहता है? कंपनीज एक्ट ये बताना चाहता है कि भाई अगर तुम बिजनेस टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डेटा इंटरचेंज कर रहे हो या फिर अदर डिजिटल सप्लाईज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी समझ लो कि बिजनेस टू बिजनेस यानी दो कंपनीज जो मिलकर के ऑनलाइन अपना काम कर रही है, या फिर एक फॉरेन कंपनी बिजनेस टू कंज्यूमर में आ गया, या फिर तुम्हारी एक फॉरेन कंपनी है
वो इंडियन कस्टमर को ऑनलाइन डायरेक्टली सेल कर रही है, तो वो वाली चीजें इस वाले कैटेगरी के अंदर आ जाएगा कि भाई तुम दो कंपनियां मिल करके इंटरनेट के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर एक फॉरेन कंपनी जो है वो इंडियन कस्टमर को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो वो वाली सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। पहली चीज ये। फिर सेकंड चीज क्या बोल रही कि भाई तुम जो है एक्सेप्ट कर रहे हो क्या, ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और इनवाइटिंग डिपॉजिट्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और सब्सक्रिप्शंस इन सिक्योरिटी इन इंडिया और फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ इंडिया। यानी सिंपल सा है कि भाई तुम जो है ना डिपॉजिट्स हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गए, या फिर कोई भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टाइप समझ लो, तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इंडियन कस्टमर से, इंडियन सिटीजन से एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर दे रहे हो। ये वाली चीज यहाँ पे बता रही है कि तुमने अगर यानी यहाँ पे पता है सिंपल सा एक चीज है कि अगर तुम इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चीज एक्सेप्ट कर रहे हो या कोई भी चीज दे रहे हो ना सर्विसेज के नाम पे, तो तुम इस कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्योंकि नाम ही देखो ना भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड है, तो उसके अंदर क्या मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन ही आएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ही आएगा। वो वाली सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। फिर फाइनेंशियल सेटलमेंट हो गया, वेब बेस्ड मार्केटिंग हो गया, एडवाइजरी सर्विसेज हो गया, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शनल सर्विसेज हो गया, डेटाबेस सर्विसेज, प्रोडक्ट, सप्लाई चेन। यहाँ पे पता है सिर्फ एग्जांपल दे रखा है कि ये आपने इलेक्ट्रॉनिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ये सारी सर्विसेज, ये सर्विसेज के नाम हो गए कि भाई तुम फाइनेंशियल सेटलमेंट की कोई सर्विसेज दे रहे हो, या फिर तुम कोई एडवाइजरी की सर्विसेज दे रहे हो, कोई डेटाबेस की सर्विसेज दे रहे हो, तो तुम भाई जैसे इस वाले कैटेगरी के अंदर आ जाओगे कि तुम्हें फॉरेन कंपनी के भी ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना, इसके अंदर तुम्हें कैटेगराइज किया जाएगा, इसके अंदर तुम्हें काउंट करा जाएगा। कोई भी समझ लो ये ऑनलाइन सर्विसेज हो गया, जैसे कि टेली मार्केटिंग हो गया, कम्युटिंग हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, या एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्चेज, या फिर ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो भी इससे रिलेटेड हो वो वाली सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएगी। एकदम सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे करने की नीड ही नहीं है कुछ भी। फिर ये वाली सारी चीजें जो भी है, वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज। यानी अभी भी अपने ने ये सारी जो भी चीजें पढ़ी है ना ABCD, अगर तुमने ये किसी भी तरीके से ईमेल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के मीडियम से, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी ये सारे मीडियम से अगर तुमने ये सारी चीजें करी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक सिंपल वे में अगर तुम्हें याद रखना हो और तुम्हें बताना हो ना, तो अगर एक फॉरेन कंपनी जो है, एक फॉरेन कंपनी अगर वो पैसे कमा रही है, मेक मनी फ्रॉम इंडियन कस्टमर through the internet, तो इट इज लाइकली, यानी ये नहीं बोले कि कंफर्म ही होगा, बट ऐसा समझ सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही काम कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की कैटेगरी में जो है काल सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा यही होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। यानी अगर एक फॉरेन कंपनी है और अगर वो इंडियन कस्टमर से जो है पैसे कमा रही है, कैसे, इंटरनेट के थ्रू से, इंटरनेट के मीडियम से, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मोड की कैटेगरी में आ जाएगा। एकदम सिंपल वे में अगर तुम्हें ये याद रखना हो ना ये सारी चीजें, तो ये वाली चीज को पढ़ लोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं। ठीक है। Now, for the purpose of these clause, electronic based offering of security subscription thereof or listing of security in International Financial Services Center set up under section number 18 of the Special Economic Zone Act shall not be construed as, यानी इसके अंदर पता है क्या बोला है कि अगर आप कोई IFSC जो अपने देखा था ना ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर, उसके अंदर ये था कि भाई अगर चैप्टर नंबर 10 के अंदर कि अगर आपने IFSC कोई भी पब्लिक कंपनी है, ये वाली कोई भी पब्लिक कंपनी है जो कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आ रही है, तो उसको अगर वहां पे कोई ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही है ना, तो उसको फॉर द पर्पस ऑफ दीज क्लॉज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में काउंट नहीं करेंगे। यानी अगर ऐसा बोलो ना, सिंपल सुनो कि ये अपने ने जो भी सर्विसेज पढ़ी ना, ये सारी सर्विसेज तुम दे रहे हो, बट तुम कौन सी कंपनी हो भाई, तुम IFSC पब्लिक कंपनी हो,
आईएफएससी पब्लिक कंपनी या फिर आईएफएससी प्राइवेट कंपनी हो, तो तुम्हें ये वाली चीज का वो नहीं होगा कि तुम ऐसा ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि तुमने इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करा है। ये तुम्हें इस चीज का फ्रीडम दे रखा है कि भाई तुम करो कोई बात नहीं, हम तुम्हें काउंट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। यानी तुमने भले ही ये वाला काम करे लेकिन तुम्हें काउंट ही नहीं करेंगे कि तुम इलेक्ट्रॉनिक मोड में इन्होंने ये वाली सारी चीजें काम करी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम दे रखी है इस चीज के रिलेटेड। ठीक है। नाउ JetPack Limited is a shipping company incorporated in Japan. The company has set up branch office in India after obtaining necessary approval from RBI. ब्रांच ऑफिस आर जनरली कंसिडर्ड एज अ रिफ्लेक्शंस ऑफ द पेरेंट कंपनी। यानी एक जेटपैक लिमिटेड है जो कि शिपिंग कंपनी है जो जापान के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है। नाउ कंपनी ने क्या सोचा कि भाई इंडिया के अंदर एक ब्रांच ऑफिस को सेटअप किया जाए और उसके लिए जो भी रेलिवेंट अप्रूवल्स है आरबीआई से वो भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि हाँ भाई ब्रांच ऑफिस जनरली पेरेंट कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इसीलिए ऐसा बोला गया कि भाई तुम भले ही आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुए हो लेकिन तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ये वाली चीज है जो तुम ब्रांच यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेट करने वाले वो हो, इसीलिए place of business for conducting business activity in India and will be required to follow provisions of this chapter। भाई सीधी सी बात है, यही बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ब्रांच है इंडिया के अंदर तो तुम्हें इंडियन प्रोविजंस जो भी अप्लाई होने वाले हैं रिलेटेड टू दैट वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ये कुछ नहीं बोल रहा। Union Ministers of the State for Corporate Affairs Shri Rao Inderjit Singh in a written reply to a question in Rajya Sabha stated that 320 foreign companies were registered in India between 2018 2020। यानी 2018 से लेकर के 2021 के बीच में लगभग 320 फॉरेन कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो रजिस्टर्ड हुई है। ऐसा हमारे किसने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर ने हमें बताया है। ठीक है। अब अपना मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। ये तो अपना इंट्रोडक्शन था, हमारे डेफिनेशंस थे, क्या क्या चीजें है, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। अब अपना मेन क्या चैप्टर बोलना चाहता है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। चलो एप्लीकेशंस ऑफ द एक्ट टू द फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी, हाँ चलो ठीक है भाई, हमने मान लिया कि तुम फॉरेन कंपनी हो, तुम्हारा ये वाला काम करते हो तो तुम फॉरेन कंपनी में आ गए, बट उससे क्या तुम्हारे पे कौन सा एप्लीकेशन होगा, तुम्हारे पे कौन कौन सी चीजें अप्लाई होगी, तो वो वाली सारी चीजें। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट टू द फॉरेन कंपनी, कौन सी चीजें अप्लाई होगी फॉरेन कंपनी पे, तो सेक्शन नंबर 380 टू 386 बोथ इंक्लूसिव यानी 380 को भी काउंट किया जाएगा, 386 को भी काउंट किया जाएगा। ये अपना बोथ इंक्लूसिव माना जाता है। एंड सेक्शन नंबर 392 एंड 393 shall apply to all the foreign companies, यानी सारे फॉरेन कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई किया जाएगा। It implies that all company which falls within the definitions of foreign company as per section 2 clause 42 shall comply with the provisions of this chapter। यानी तुम्हें ये वाले सारे प्रोविजंस जो भी बताए गए 382 386 प्लस 392 एंड 393 अपने को फॉरेन कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। और ये चीजें यहाँ पे बताता है कि अगर तुम ये वाले ये डेफिनेशंस के अंदर फॉलो करते हो तो तुम्हें ये चैप्टर के प्रोविजंस फॉलो करने रहेंगे। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये क्या बोल रहे हैं, where not less than 50% of the paid up share capital whether equity or preference or partly equity and partly preference of a foreign company incorporated outside India is held by one or more citizen of India, या फिर by one or more company or body corporate incorporated in India। और ये पता है ये क्या बोल रहा है कि एक फॉरेन कंपनी है, समझ लो इसके पास इक्विटी शेयर है सर, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है, ये अपना इंडिया है जिसके अंदर एक एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है, फिर एक और समझ लो कि XYZ लिमिटेड करके कंपनी। नाउ पता है क्या, ये दोनों इंडियन कंपनी है। ये दोनों इंडियन कंपनी ने क्या किया कि भाई इसने ना इसका 30% होल्ड कर रखा है इक्विटी शेयर के अंदर, ठीक है। एंड इन्होंने ने क्या किया, इसके अंदर 25% होल्ड कर रखा है। ये बात समझ आए,
नाउ अब ये दोनों का, अगर ये दोनों का कंबाइंड देखे भाई, ये एट द एंड है तो इंडियन कंपनी, ये दोनों का कंबाइंड देखे तो भाई इन्होंने कहीं ना कहीं, ये इंडियन कंपनी ने कहीं ना कहीं 55% होल्ड कर रखा है, 55% होल्ड कर रखा है, नहीं कर रखा है, ये एक कैटेगरी हो गया। नाउ समझ लो कि ये कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी क्या होगी? सेकंड कैटेगरी होगी कि एक पर्सन है, मिस्टर श्याम, और एक और है मिसेस रमीला। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी ये फॉरेन कंपनी के अंदर समझ लो 40% होल्ड कर रखा है, इन्होंने इस कंपनी में समझ लो कहीं ना कहीं 20% होल्ड कर रखा है। नाउ अगर ये वाली चीज भी देखें तो ये इंडिविजुअल्स है, ये कंपनीज हैं, ये पूरा अलग सिनेरियो है। देखो ये वाला जो है ये फर्स्ट कंडीशन है, ये वाला जो है सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि दो कंपनीज जो है इंडिया की, उन्होंने मिलकर के 55% होल्ड कर रखा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दो इंडिविजुअल है, मिस्टर श्याम एंड मिसेस रमीला हैं, उन्होंने क्या किया कि एक ने 40% होल्ड कर रखा है, एक ने 20% होल्ड कर रखा है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों इंडियन ने 60% होल्ड कर रखा है। ये वाली सारी चीजें समझ आई आपको? अब देखो अब क्या बोल रहे हैं कि where not less than 50% of the paid up share capital, not less than मतलब क्या, greater than equal to 50%, यानी 50% से कम नहीं, मतलब 50% या 50% से ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो या फिर पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस, पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस, क्या कि भाई मैंने ये 40% है ना, अब ये 40% का ब्रेक डाउन करो, ऐसा होगा कि मैंने 40% है जिसमें से 30% इक्विटी के अंदर डाल रखा है एंड 10% मैंने जो है प्रेफरेंस शेयर के अंदर डाल रखा है, वो पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस है, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है कि जहां पे या तो मैंने इक्विटी में पैसा डाल रखा है, या तो प्रेफरेंस में डाल रखा है, या तो पार्टली इक्विटी या पार्टली प्रेफरेंस में डाल रखा है, किसके अंदर? ऐसी फॉरेन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। यानी अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया एंड मैंने उसकी इक्विटी या प्रेफरेंस या फिर पार्टली इक्विटी या फिर पार्टली प्रेफरेंस के अंदर होल्डिंग कर रखी है जो कि नॉट लेस देन 50%, यानी कहीं ना कहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% है, और किसने होल्ड किया है? हेल्ड बाय ये इंडियन के सिटीजन, वन या फिर उससे ज्यादा सिटीजन, जो अपने ने ये वाला एग्जांपल देखा कि एक सिटीजन या फिर उससे ज्यादा सिटीजन, या फिर इंडिया की कोई कंपनी हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, वो वाली एक या उससे ज्यादा, जो कि अपने ने ये वाला कंडीशन देखा, या फिर एक इंडिया या फिर वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एक इंडिविजुअल ने भी होल्ड कर रखा है एंड कंपनी ने भी होल्ड कर रखा है, दोनों ने साथ में होल्ड कर रखा है, लेकिन 50% से ज्यादा, 50% या फिर 50% से ज्यादा होना चाहिए, भले ही सिंगली हो या फिर एग्रीगेट में मिला करके हो, या फिर इंडिविजुअली तुमने 50% से ज्यादा कर लिया हो, या फिर तुम्हारा 2-3 जन का मिला करके 50% से ज्यादा हो रहा हो। और अगर ऐसा है कि तुम 2 जन को मिला करके 50% या फिर तुम दोनों जन को मिला करके या फिर इंडिविजुअली तुम्हारा 50% से ज्यादा, अल्टीमेटली 50% से ज्यादा तो इंडियन ने कोई होल्ड कर रखा है ना, तो वो फॉरेन कंपनी जो है चैप्टर नंबर 22 का प्रोविजन जो है उससे कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड वो सारे अदर प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट मे बी प्रिस्क्राइब विद रिगार्ड्स टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इंडिया एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। यानी अगर आपने ये कोई भी कंडीशन फॉलो कर ली है ना, यानी इस कंडीशन में आप आ गए, तो आपको चैप्टर नंबर 22 का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा माना जाएगा कि भाई आप जो है ना वो इंडिया के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुए हो, इंडिया का हर एक प्रोविजन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये वाली चीज यहाँ पे बोली गई है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊं तो। समझ आया आपको प्रॉपर तरीके से? ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इतना कोई वो चीज ही नहीं है। एक बार वापस रीड करोगे ना आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बार ये एग्जांपल देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। Chapter number 22 refers to above deals with the legal provisions for the companies incorporated outside India. Example देख लेते हैं। The shareholdings of Emaar Company LLC incorporated in Dubai and having a place of business in India। यानी ये एक कंपनी है जो दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई और इंडिया में काम है, एंड उसकी होल्डिंग देखा जाए तो एक इंडियन कंपनी है जिसने 26% होल्ड कर रखा है, एक और इंडियन कंपनी है, एक तो हिंदुजा है और एक वैशाली कंपनी है जिन्होंने 25% होल्ड कर रखा है, और बाकी दूसरे जो है वो रिमेनिंग दुबई के सिटीजन्स ने। यानी अगर इसका टोटल किया जाए तो ये ग्रेटर देन 50% आ रहा है, नहीं आ रहा? ग्रेटर देन 50% आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसको ऐसा माना जाएगा, एमआर कंपनी को जो है रिक्वायर्ड है कि भाई वो अदर प्रोविजंस को फॉलो करे, चैप्टर नंबर 22 को भी फॉलो करे, एंड उसको ऐसा माना जाएगा कि भाई
तुम जो है ऐसा माना जाओगे कि तुम जो है इंडिया के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुए हो। ये आपको समझ आया? ये था अपना सेक्शन नंबर 379। अपने सेक्शन नंबर 380 देखते हैं क्या बोलना है। डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रार को देने हैं, डिलीवर करने हैं फॉरेन कंपनी को, वो वाली सारी चीजें अपने को सेक्शन नंबर 380 के अंदर बता रखी है। According to section 380 subsection 1 of the Companies Act 2013, every foreign company shall within 30 days of the establishment of its place of business in India deliver to registrar for registration। यानी जिस दिन भी तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ हो, एस्टैब्लिश हुआ हो, उसके 30 दिन के अंदर तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं। नाउ वो डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या देना है भैया, वो तो बताओ हमें, हम तो दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एकदम रूल्स का फॉलो करते हैं, हमें बस आप बताओ भेजना क्या है। ठीक है, बताते हैं भाई क्या क्या भेजना है। एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर्ड, चार्टर्ड यानी समझ लो एक रिटन डॉक्यूमेंट टाइप होता है, डॉक्यूमेंट स्टेटस टाइप होता है, क्या बोलता है, एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर्ड हो गया, या फिर स्टैट्यूज या फिर मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स हो गए, जो भी तुम्हारी कंपनी के मेमोरेंडम हो गए, कंपनी के तुम्हारा जो भी आर्टिकल है उसको भी तुम्हें जो है रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, या फिर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का है, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, यानी तुम्हारी कंपनी का एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो दे दो जो तुम्हारी कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी तुम्हारा कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी उसके अंदर वो सारी चीजें हैं, या फिर वो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहा है या बता रहा है कि हाँ तुम्हारा कंपनी कैसे काम करता है, तुम्हारी कंपनी को क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें जो है तुम ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो वाली चीजें भी हमें बता दो, वो वाली सारी चीजें भी अपने को रजिस्ट्रार को देनी चाहिए, देनी पड़ेगी, एक्चुअली देनी चाहिए नहीं, देनी पड़ेगी। तो क्या दे दो भाई, तुम्हारा जो भी चार्टर्ड है वो दे दो, तुम्हारा मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल हो गया कंपनी का वो दे दो, या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट करता हो या डिफाइन करता हो, कॉन्स्टिट्यूट करता हो यानी वो उसके पास हो, उसके साथ हो, उसके वो सारी चीजें के अंदर। नाउ अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंग्लिश के अंदर नहीं है तो हमें एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करना पड़ेगा उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यानी अगर समझ लो कि वो दुबई में है और वो अरेबिक में, समझ लो एज एन एग्जांपल अरेबिक में है, तो हमें उसको एज एन इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने गूगल से ऐसे करके, हमें एक सर्टिफिकेशन ट्रांसलेशन भी कराना पड़ता है। तो ये पहला कंडीशन है। सेकेंडली, द फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, यानी ये तो इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है भाई, तुम्हारा मेन इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, तुम्हारा जो भी इनकॉर्पोरेशन समझ लो दुबई के अंदर हुआ है, तो तुम्हारा वो वाले दुबई के अंदर जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, उसका एड्रेस हमें चाहिए रहेगा। ठीक है। नाउ a list of directors and secretary of the company containing such particular as may be prescribed, हमारे कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी सेक्रेटरीज है, उनकी हमें सारे ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, देनी पड़ेगी एक्चुअली। इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर्स टू बी प्रोवाइडेड एज अबव, द कंपनीज रजिस्ट्रेशंस ऑफ द फॉरेन कंपनी रूल 2014 प्रोवाइड दैट लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, या तो देखो डायरेक्टर का लिस्ट दे दो, या तो सेक्रेटरी का लिस्ट दे दो, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो इसके इक्विवेलेंट हो, यानी देखो इंडिया के अंदर हम समझ लो ये पर्सन जो है ये पोजीशन होल्ड कर रखा है, उसने ये पोजीशन होल्ड कर रखा है जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, बट वो हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं, क्या पता यही सेम वर्डिंग्स कहीं दूसरी कंपनी में जाकर, दूसरी कंट्री में जाकर के चेंज हो जाए, वहां पे उसको अलग नाम से जाना जाए, बट हमारा मेन पर्पस क्या है कि भाई उस पोजीशन को जो होल्ड कर रखा है ना वो वाली चीज है, या फिर इक्विवेलेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ द फॉरेन कंपनी शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, हमें फॉलोइंग चीजें बतानी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें भाई, तुम्हारा पर्सनल नेम या सरनेम जो भी पूरा है वो हमें बता दो, या फिर अगर तुमने नेम चेंज किया है तो तुम्हारा फॉर्मर नेम, पहले नेम क्या था और सरनेम क्या था पहले, वो वाली सारी चीजें भी हमें बताओ। तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तुम्हारे मदर का नाम क्या है, या फिर तुम्हारे स्पाउस का नाम क्या है, अगर तुम मेल हो तो तुम्हारी वाइफ का नाम, अगर तुम फीमेल हो तो तुम्हारे हस्बैंड का नाम, स्पाउस का नाम यहाँ पे बताओ। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है,
तुम्हारा रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहते हो, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, वो वाली सारी चीजें बताओ। अगर तुम्हारी प्रेजेंट नेशनलिटी जो है वो नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन नहीं है, मतलब तुम इंडिया के नहीं हो, तो उसकी नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन हमें बता दो। फिर पासपोर्ट नंबर हो गया, उसका इशू कब हुआ था और कौन सी कंट्री में इशू हुआ था। इफ अ पर्सन होल्ड मोर देन वन पासपोर्ट देन द डिटेल ऑफ ऑल द पासपोर्ट टू बी गिवन। अगर एक से ज्यादा पासपोर्ट तुम्हारे पास कंटेन है, तुम पजेस करते हो, तो तुम्हें सारे पासपोर्ट की भी डिटेलिंग देनी पड़ेगी। फिर इनकम टैक्स का पैन अकाउंट हो गया, अगर तुम्हारे पास पैन नंबर है, पैन अकाउंट नंबर है, तो वो तुम्हें देना पड़ेगा। फिर क्या ऑक्यूपेशन है, अगर कोई भी अदर देन दिस, तो उसके रिलेटेड भी हमें बताओ। फिर जहाँ पे वेदर डायरेक्टरशिप इन एनी अदर इंडियन कंपनी, दैट इज अगर तुम्हारे कोई दूसरी इंडियन कंपनी में डायरेक्टरशिप है, तो तुम्हारा DIN नंबर दे दो, तुम्हारा नेम दे दो, एंड तुम्हारा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी दे दो हमें ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द होल्डिंग डायरेक्टरशिप। यानी अगर तुम समझ लो यहाँ पे तो तुम फॉरेन कंपनी में काम कर ही रहे हो, नो डाउट, बट तुम्हारा कोई दूसरी इंडियन कंपनी है ना, वहां पे भी तुम एज एन डायरेक्टर काम कर रहे हो, तो तुम पहले उसका DIN नंबर दे दो, उसका नाम दे दो, एंड उस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी दे दो उस कंपनी की। फिर अदर डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम, अगर उसके अलावा भी कोई दूसरी चीजें हैं तो वो वाली चीजें भी दे दो। और फिर तुम्हारा मेंबरशिप नंबर फॉर सेक्रेटरी ओनली, सेक्रेटरी के पास ये मेंबरशिप नंबर होगा। एंड लास्टली तुम्हारा अपना पर्सनल ईमेल आईडी हमें प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ये था हमारी सी वाला पॉइंट, जिसके अंदर हमारे को जो भी हमारे डायरेक्टर्स है, जो भी हमारे सेक्रेटरीज है, या फिर जो भी इक्विवेलेंट पोजीशन के हैं, उनके बारे में हमें ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। भाई इतनी इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो? भाई कंपनी को चलाने वाले लोग तो यही हैं, अगर कुछ गला पकड़ना होगा लास्ट में जाकर के तो इन्हीं का गला पकड़ेंगे ना भाई। तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन अपने को देनी पड़ेगी। नाउ the name and address or the name and addresses of one or more person resident in India authorized to accept on। now पता है क्या है कि जैसे ये फॉरेन कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया होगा, इंडिया के अंदर कोई एक पर्सन या फिर एक से ज्यादा पर्सन को अपॉइंट किया होगा, जो ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे कि भाई ऐसा है, इस कंपनी के बिहाफ पे तुम जो है इनको सर्विस, इनको जो है नोटिस दोगे, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कंपनी को ही नोटिस दिया है। इन्होंने ऑथोराइज किया होगा कि भाई तुम कंपनी के बिहाफ पे सब कुछ एक्सेप्ट करोगे, कोई भी नोटिस आएगी तो तुम एक्सेप्ट करोगे। तो फिर वो जो भी इंडिया के अंदर तुमने ऑथोराइज पर्सन अपॉइंट करा है ना, उसका नाम और उसका एड्रेस जो भी है वो अपने को दे दो, इज्जत से दे दो, कोई दिक्कत। नाउ द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी तुम्हारे इंडिया में जहां पे भी तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस दो, सिंपल सा। Particulars of opening and closings of the place of business in India, earlier occasions और occasions, यानी अगर तुमने इससे पहले कोई ऐसे ही जगह पे बिजनेस खोला है जो तुमने खोल दिया हो फिर बंद भी कर दिया हो, तो उसके बारे में भी बता दो। यानी तुम्हारे पिछले कारनामे भी बता दो हमें तुम्हारा क्लीन चिट्ठा चाहिए भाई। और एक साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन भी हमें दे देना कि हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ना इंडिया के अंदर, ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव यानी कौन सा पता है, ये वाला पॉइंट जो भी हमने ऑथोराइज्ड पर्सन रखा था इंडिया के अंदर, तो वो जो भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो has in India has ever been convicted or that none of the director has ever been convicted or debarred from the formation of the company। यानी ये लोग जो भी है ना बड़े अच्छे घराने से आते हैं, इन्होंने किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी गलत काम में हिस्सा लिया ही नहीं है, वो किसी भी तरीके से ऐसी कोई कंपनी के फॉर्मेशन से कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, डिबार्ड नहीं हुए। डिबार्ड यानी रोका नहीं गया है, यानी कहीं ना कहीं वो वाली सारी चीजें, या फिर एंड मैनेजमेंट इन इंडिया या फिर अब्रॉड में, भले ही इंडिया के अंदर हो अब्रॉड के अंदर हो, तुम किसी भी तरीके से कन्विक्टेड नहीं हो या फिर डिबार्ड नहीं हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी तुम एकदम सीधे सतार में करके हो, तुम्हारा कोई भी बैकग्राउंड ऐसा कोई गलत काम वाला नहीं रहा है। वो वाली सारी अपने को डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब, फिर जो भी तुम्हारा प्रिस्क्राइब कर रखा हो वो वाली सारी चीजें। ये था अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक वो जनरल ओवरव्यू दे दिया कि हाँ हमें क्या क्या चीजें जो है अपने को रजिस्ट्रार को ये देनी पड़ेगी। नाउ फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम फॉर मेकिंग एप्लीकेशंस एंड सबमिशंस ऑफ द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है उसको कौन से फॉर्म में देना है, कौन सा प्रोसीजर होगा एंड कौन सा टाइम होगा, वो वाली सारी चीजें भी अपने को बतानी पड़ेगी।
According to the company's registrations of the Foreign Company Rule 2014, the above information shall be filed with the registrar within 30 days of the establishment of its place of business in India. ये अपने ने ऊपर ही देखा कि भाई जिस दिन भी तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो रहा है इंडिया के अंदर यानी प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहा है उसके 30 डेज के अंदर तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। बट किसके अंदर? इन फॉर्म FC1। देखो ये फॉरेन कंपनी इसीलिए इसका जो भी फॉर्म होगा ना वो FC से शुरू हो रहा है, फॉरेन कंपनी अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। भाई पैसे के बिना कैसे काम चलेगा? एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 381। तो इसके साथ साथ हमें ये सारी चीजें रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर FC1 के अंदर दे देनी चाहिए। साथ ही साथ the application shall also be supported with the attached copy of the approval from the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act और regulation। यानी तुम ये तो दे ही देना, साथ ही साथ तुम RBI का जो भी अप्रूवल तुमने लिया होगा ना इस चीज के रिलेटेड वो अंडर फैमा के अंदर जो भी तुमने अप्रूवल ले रखा है वो भी एप्लीकेशन अपने को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो ये तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ अदर रेगुलेटर्स का भी अप्रूवल लेना होगा अगर रिक्वायर्ड है उस फॉरेन कंपनी को कि हाँ तुम्हें इनका मतलब अगर समझ लो फॉरेन कंपनी एस्टैब्लिश हो रही है तो उनको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ वो सारे रेगुलेटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा जिसका रिक्वायर्ड हो कि हाँ मुझे समझ लो कि सेबी का भी रिक्वायर्ड है कि अगर मैं लिस्टेड होने जा रहा हूँ तो सेबी का भी रिक्वायर्ड है तो उसका भी मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर कोई भी दूसरे रेगुलेशंस का मेरे को अप्रूवल लेना होगा तो उसका भी लेना ही होगा। या फिर एक ऐसा डिक्लेरेशन मैं ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से ले लूंगा कि भाई मेरे को अभी फिलहाल कोई भी अप्रूवल लेने की नीड नहीं है। ठीक है, यानी इसमें क्या है तुम देखो ना तो FC1 अपने को देना है, FC1 अपने को देना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने ने अभी ऊपर पढ़े डॉक्यूमेंट्स तो देने ही देने, साथ ही साथ प्लस मेरे को RBI का जो भी मैंने अप्रूवल ले रखा होगा ना RBI का अप्रूवल अंडर द फेमा एक्ट के अंदर जो भी अप्रूवल लेना था मेरे को RBI से वो मैंने ले लिया तो वो मेरे को साथ ही साथ देना है। प्लस अगर मेरे को कोई अदर रेगुलेटर से, जैसे RBI एक रेगुलेटर है तो कोई अदर रेगुलेटर से अगर मेरे को लेना है तो मैं उसका परमिशन भी ले लूंगा, या फिर मैं एक डिक्लेरेशन ले लूंगा फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन कौन? जो इंडिया के अंदर काम कर रहा है, तो फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन मैं एक डिक्लेरेशन ले लूंगा कि भाई मेरे को ना कोई भी दूसरे अप्रूवल की नीड नहीं है। समझ रहे हो? ये एक सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो हमें 30 दिन के अंदर FC1 में दे ही देना है, नो डाउट। बट ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब ये हमें देनी कहाँ है वो भी तो बताओ। तो ये चीज भी अपने को बता रखी कि भाई अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी रूल 2014 एनी डॉक्यूमेंट which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having the jurisdiction over the New Delhi। यानी न्यू दिल्ली के अंदर जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रार है ना वहां पे तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने को तुम्हें जो है देने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम कहाँ पे जो है तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस है, तुम्हारा चाहे वेस्ट बंगाल में हो, दिल्ली के अंदर तो कर देंगे, गुजरात में हो, महाराष्ट्र के अंदर हो या फिर मध्य प्रदेश के अंदर हो, तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो तुम्हें न्यू दिल्ली के डायरेक्शन में जो भी रजिस्ट्रार आता है ना उसी को देना पड़ेगा। ये वाली सारी चीजें अपने को देनी पड़ेगी और वो अकम्पनाइड होना चाहिए विद द प्रिस्क्राइब फीस, जो भी प्रिस्क्राइब फीस है उसके अंदर। नाउ इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी अगर कोई भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया के अंदर अब प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रहा, इट शैल फॉरविथ यानी इमीडिएटली गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार। भाई तुम्हारा इंडिया के अंदर जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है वो सीज हो चुका है, सीज यानी खत्म हो चुका है, तो तुम्हें इमीडिएटली तुम्हें जो है ये फैक्ट रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। एंड तुमने जिस दिन भी रजिस्ट्रार को बताया ना, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज गिवन, तुमने जिस दिन भी रजिस्ट्रार को बताया तुम्हारा ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू डिलीवर कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार वो भी खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड इट हैज नो अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्या बोल रहा है कि भाई तुम फॉरेन कंपनी हो, तुम्हें पता नहीं लेकिन तुम हो, तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया के अंदर है, गुजरात के अंदर, बट अब तुम उसको बंद कर रहे हो,
तो भाई जिस दिन भी तुमने बंद करा ना, जिस दिन भी तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस सीज हुआ, खत्म हुआ, तुम्हें इमीडिएटली रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को तुमने जिस दिन भी बता दिया, उस दिन से तुम्हारा ऐसा माना जाएगा कि भाई अब तुम्हें कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करने की जरूरत नहीं है आगे जा करके। बात समझ आई? ठीक है, एकदम सिंपल। Now, under section 380 subsection 2, every foreign company existing at the commencement of the Companies Act 2013 which has not delivered to the registrar the documents and the particulars specified in section 592 subsection 1 of the Companies Act 1956, it shall continue to subject to the obligation to deliver those documents and particulars in accordance with the Companies Act 1956. ये क्या बोल रहा है कि भाई समझ लो, ये एक्ट आया था अपना, कंपनीज एक्ट आया था अपना, कंपनीज एक्ट आया था अपना 2013 के अंदर। और मैं इसके पहले से मेरा जो फॉरेन कंपनी है ना, मैं 2012 के अंदर इंडिया के अंदर बैठा हूँ। और उसके अंदर उस टाइम पे मेरे को समझ लो कि 1956 का जो भी रेगुलेशन था ना कंपनीज एक्ट का, वो अप्लाई होता था। और उसके एप्लीकेशन के बेस पे, उस प्रोविजन के बेस पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने थे, वो सबमिट करने थे, बट मैंने वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट किया नहीं। और अभी तक सबमिट नहीं किया, और तब तक 1956 खत्म होकर के कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो इसमें बस वही बोला गया कि भाई अगर तुम्हारा कोई भी 1956 का लायबिलिटी था ना, तुम्हारा कोई भी 1956 के हिसाब से तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने थे ना, तो तुम्हें वो अभी भी देना है। वो तुम्हारा ऑब्लिगेशंस अभी भी रहेगा जब तक तुम उसको डिलीवर नहीं कर देते हो। यानी सिंपल सा यही बोला गया कि तुम्हें एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट जो भी तुम्हारा था, जो भी तुम्हारी लायबिलिटी थी, वो तो तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो वही चीज बता रहा था, एक और बार बता देता हूँ कि अंडर द सेक्शन 380 एवरी फॉरेन कंपनी एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी भाई 2013 वाला जो भी है उसके टाइम पे वो फॉरेन कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखी थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, विच हैज नॉट डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार द डॉक्यूमेंट्स, जिसने अभी तक वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को दिए ही नहीं, जो भी कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से देने चाहिए थे, भले वो नहीं दिया, लेकिन इट शैल कंटिन्यू टू सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन, वो कंटिन्यू करेगा, वो ऑब्लिगेशन के अंदर रहेगा ही रहेगा कि वो ये डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करें, वो ये पर्टिकुलर को अपने को सबमिट कर दें। ये वाली सारी चीजें देखिए, ठीक है। नाउ फॉर्म, प्रोसीजर्स एंड टाइम विद इन विच ऑल्टरेशन इज डॉक्यूमेंट शैल बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार। अब ऐसा हुआ कि सर भैया ऐसी बात है, मैंने सब सबमिट तो कर दिया, बट मेरे को पता चला जल्दी जल्दी में मैंने कोई एक इन्फॉर्मेशन गलत कर दी, अब मुझे वो ऑल्टर करनी है, मुझे वो चेंज करनी है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? ये भी अपने को फ्रीडम दे रहे थे कि आप आराम से चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि भाई ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद आकर के बोल रहे हो कि मैं ये गलत चीज लेके आ गया, 20 साल जाकर के बोलो कि नहीं मैंने ये गलत चीज। भाई एक टाइम लिमिट होता है कि आपको टाइम विद इन वो टाइम लिमिट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो वो आपको चीजें बतानी पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे जो है सबमिट कर देनी पड़ेगी तुरंत ही तुरंत। कौन सा कितना टाइम बता रखा है? तो सेक्शन 380 सब सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी ऑल्टरेशन इज मेड, अगर कोई ऑल्टरेशन हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर टू द रजिस्ट्रार, तो हमें रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 380 द फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑल्टरेशन, यानी फिर मैंने जिस दिन भी वो ऑल्टरेशन किया ना, मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, या फिर मैं यहाँ पे कुछ ऑल्टर कर रहा हूँ, कुछ चेंज ही कर रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो जिस दिन भी मैंने चेंज करा ना, उसके 30 दिन के अंदर मेरे को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, भाई देखो ऐसी चीज है, मैंने यहाँ पे ये चीज ऑल्टर की है, देख लेना। और वो मैंने रजिस्ट्रार को बता देना पड़ेगा। और रिटर्न कंटेनिंग एंड पर्टिकुलर्स, मेरे को एक रिटर्न भी देना पड़ेगा जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि भाई क्या था, मैंने क्या चेंज किया, पर्टिकुलर्स ऑफ द alteration in the prescribed form। और ये prescribed form क्या है? The company's registrations of the foreign company rule 2014 has prescribed that the return containing the particular of the alteration shall be filed in the form FC2। अपने को ये FC2 के अंदर सारी चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है। Now एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सर्च एंड फाइंड पीटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, सिंगापुर में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। द कंपनी सेल इट्स गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इंडिया के अंदर गुड्स को सेल कर रहा है। हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी ब्रांच और ऑफिस इन इंडिया। उससे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, अपने ने डेफिनेशन पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर, तुम कैटेगरी के अंदर आ गए। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 380, तो क्या उसको ये डॉक्यूमेंट्स
सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? अरे भैया बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि तुम एक फॉरेन कंपनी के कैटेगरी के अंदर आ गए हो। कैसे? यस, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, लेकिन यहाँ पे तो भैया प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है। अरे फिजिकली नहीं है वहां पे, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन काम तो वो इंडिया के अंदर कर रहा है कि नहीं कर रहा? जैसे जैसे देखो, या तो वो खुद से कर रहा है तो उसका एजेंट है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है और उसका एनी बिजनेस एक्टिविटी तो इंडिया के अंदर है, तो उसको हम फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली ये जो सर्च एंड फाइंड पीटी लिमिटेड है ना, वो बिजनेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, इसीलिए उसको कंसिडर कर रहे हैं अपने फॉरेन कंपनी में एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। एंड इसीलिए रिक्वायर्ड है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करे अपने सेक्शन 380 के अंदर जो भी सारी चीजें बता रखी है उसके हिसाब से। समझ आया ये इलस्ट्रेशन? ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे थी। एक बार अपने क्विक रिवीजन कर लेते कि क्या देखा अपने ये वाले अभी तक के हिसाब से। तो पहले अपने ने यही देखा कि भाई कंपनी को लाने ये चैप्टर को लाने का मेन पर्पस क्या था, कि तो फॉरेन का तुम्हारा जो भी फॉरेन कंपनी का ऑपरेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, वो वाली सारी चीजें के लिए यहाँ पे रेगुलेशन के लिए अपने को ये चैप्टर लाने की नीड आई। फिर तुम क्या इंडियन लॉ को कंप्लायंस, जो भी तुम्हारा इंडियन लॉ का है उसका कंप्लायंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमारे इंडिया के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स है, क्रेडिटर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए, और तुम कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको कवर करने के लिए कि हाँ तुम एक कैटेगरी में आ जाओ, तो उसके लिए हमने ये चैप्टर को इनकॉर्पोरेट करा था। फिर इंट्रोडक्शन में कि भाई कोई भी कंपनी या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, या तो खुद से या तो उसका एजेंट या फिर उसने फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रखा हो, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, वो बिजनेस के जो भी है वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है, वो वाली सारी चीजें। फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला अपने देखा था कि भाई तुम्हारा B2B या B2C तुम डिजिटली कर रहे हो, तुम डिजिटली डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर तुम डिजिटली एडवाइजरी दे रहे हो, सेटलमेंट दे रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, डेटाबेस कर रहे हो, यानी तुम इंटरनेट के थ्रू कुछ भी काम कर रहे हो जो तुम्हारा जिससे तुम्हें इंडिया से पैसे मिल रहे हैं, तो वो चीजें जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आ जाएगा। फिर सेक्शन 379 में अपने देखा था कि भाई तुम्हें 380 टू 386 अप्लाई होगा, साथ ही साथ 392 एंड 393 भी अप्लाई होगा ये वाले सारे फॉरेन कंपनी के ऊपर। एंड अगर तुम ऐसी कोई फॉरेन कंपनी हो जिसके अंदर तुम्हारा जो भी इक्विटी है, जो भी प्रेफरेंस है, या फिर तुम्हारा इक्विटी एंड प्रेफरेंस जो भी है वो तुम्हारा 50% या फिर उससे ज्यादा होल्ड कर रखा है इंडिया के किसी भी सिटीजन ने, इंडिया की किसी भी कंपनी ने, बॉडी कॉर्पोरेट ने, या फिर साथ में मिलकर, या फिर इंडिविजुअली 50% से ज्यादा है, तो तुम्हें चैप्टर नंबर 22 का जो है प्रोविजन कंप्लाई करना होगा और तुम्हें ऐसा माना जाएगा कि भाई तुम जो है इंडिया के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुए हो। फिर सेक्शन 380 के अंदर हमने देखा था कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को जो है रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे। भाई तो तुम्हारा इंडिया के अंदर जिस दिन भी प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अपने को रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें देनी पड़ेगी कि तुम्हारा जो भी चार्टर्ड है, तुम्हारी कंपनी का मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल, या फिर तुम्हारी कंपनी का ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है या फिर डिफाइन कर रहा है, और अगर वो इंग्लिश के अंदर नहीं है तो उसको हमें सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। फिर तुम्हारा जो भी मेन प्रिंसिपल ऑफिस है ना उसका एड्रेस दे दो, तुम्हारे जो डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, या फिर जो भी इक्विवेलेंट पोजीशन पे है उसके नेम, पर्सनल नेम, सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, अगर तुम्हारा अभी प्रेजेंट नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन नहीं है तो फिर तुम्हारा क्या ओरिजिन है वो वाली चीजें बताओ। फिर पैन, पासपोर्ट नंबर, फिर कौन से डेट को इशू हुआ था, कौन सी कंट्री ने इशू करा था, और अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा पासपोर्ट है तो उसकी डिटेलिंग्स हो, तुम्हारा पैन नंबर अगर है तो वो वाली सारी चीजें, ऑक्यूपेशन अगर है तो वो वाली सारी चीजें, अगर तुम्हारा इंडिया के अंदर कोई दूसरे इंडियन कंपनी में डायरेक्टरशिप है तो उस कंपनी का जो भी तुम्हारा जो भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो, और जो कंपनी का नेम है और CIN नंबर है वो, और दूसरी जो भी चीजें होल्ड कर रखी है वो, अगर तुम सेक्रेटरी हो तो तुम्हारा मेंबरशिप नंबर भी हमें चाहिए रहेगा, और लास्टली तुम्हारा ईमेल आईडी भी चाहिए रहेगा। फिर तुमने इंडिया के अंदर जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन अपॉइंट कर रखा होगा उसका नेम एंड एड्रेस भी हमें चाहिए रहेगा। फिर तुम्हारे इंडिया के अंदर जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस, और अगर तुमने इंडिया के अंदर कोई पहले ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस कर रखा होगा उसकी डिटेलिंग, और एक डिक्लेरेशन कि हमारे जो भी डायरेक्टर्स है, हमारे जो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी भी तरीके से कन्विक्टेड नहीं है, किसी भी तरीके से डिबार्ड नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड द मैनेजमेंट ऑफ इंडिया या फिर अब्रॉड के बारे में।
फिर अपने को ये सारे इंफॉर्मेशन FC1 के अंदर अपने को डॉक्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अपने को RBI का जो भी अंडर FEMA एक्ट के अंदर हमें अप्रूवल लेना था वो लेना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अदर रेगुलेटर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर अगर हमें रेगुलेटर्स का परमिशन नहीं चाहिए तो हमें एक डिक्लेरेशन लेना होगा ऑथोराइज्ड पर्सन से कि हमें अप्रूवल की नीड नहीं है। वो डिक्लेरेशन भी हमें जो है FC1 के साथ साथ अपने को रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। अब हम कहाँ देंगे, तो न्यू दिल्ली का जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रार है वहां पे देना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ वो अपने को प्रिस्क्राइब फीस के साथ अकम्पनाइड करना पड़ेगा। नाउ अगर तुम एक फॉरेन कंपनी हो जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है बट वो सीज हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, तो तुम्हें इमीडिएटली रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। और जिस दिन भी तुमने रजिस्ट्रार को बताया तो तुम्हारा ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स रजिस्ट्रार फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विल आल्सो सीजेस। ये वाली चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर अगर तुम ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग डेट पे हो जिस दिन कंपनीज एक्ट 2013 आया था एंड तुम्हारा प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट्स देना का ऑब्लिगेशंस अभी भी है तो तुम्हें वो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा जो है नया एक्ट आ चुका है, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर तुमने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन करा है तो जिस दिन भी तुमने ऑल्ट्रेशन किया है उसके 30 डेज के अंदर मेरे को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा एक रिटर्न के अंदर, जो मेरे को FC2 के अंदर फाइल करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। आगे वाली जो भी सारी चीजें हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, फिर वहां से अपने नेक्स्ट पोर्शन को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।